अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सफ़रे कुन नावल बाय अलीज़ा आयत का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? कुछ चाहिए तो बता देती, खुद किचन में क्यों आई? अभी तुम्हें किचन में नहीं आना जब तक खीर की रस्म नहीं हो जाती। समरा बेगम अलीज़ा की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली थी। जी, वो मैं बस पानी पीने आई थी, अलीज़ा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा, कुछ खाओगी तुम? नहीं चच्ची, बस मैं चलती हूँ। अलीज़ा उठ खड़ी हुई। नहीं बेटा, इधर ही अपनी सेहत देखो कितनी सी है, कुछ खाया पिया करो। समरा बेगम ने इसे बैठने का इशारा करते हुए बोली। सबा बेटा, तुम फ्रिज से फ्रूट निकालो और काट कर दो इसे। खुद तो इसे ज़रा भी फिक्र नहीं अपनी सेहत की। समरा बेगम सबा की तरफ देखते हुए बोली तो इसने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए अलीज़ा की तरफ कहर बरसाती नज़रों से देखा। नहीं चच्ची जान, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अभी कुछ देर बाद खा लूँगी। अलीज़ा ने इसे मना करना चाहा। चुप करके बैठ जाओ, इधर ही जाओ तुम सबा। समरा बेगम ने दोबारा सबा को फ्रूट निकालने का हुक्म दिया तो वो जल्दी बुनती फ्रिज से फ्रूट निकालने लगी। ये मुकद्दम कहाँ पर है, सुबह से दिखाई नहीं दिया? समरा बेगम ने अलीज़ा की जानिब देखते हुए पूछा। पता नहीं चच्ची जान, मुझे तो बताकर भी नहीं गए। अलीज़ा समरा बेगम की जानिब देखते हुए बोली। कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, कोई ज़रूरी काम होगा इसलिए चला गया होगा और बताने का मौका नहीं मिला होगा। तुम खुद फ़ोन करके पूछ लो। समरा बेगम ने इसे हल बताया तो वो मुस्कुरा दी। बीबी जी, आपका फ़ोन आ रहा है। एक मुलाजमा किचन में दाखिल होते समरा बेगम को पैगाम देते हुए बोली। अच्छा चलो, समरा बेगम मुलाजमा को बोलती मुलाजमा के साथ किचन से निकल गई। सबा ने एक नज़र किचन के दरवाजे की तरफ देखा जहां से समरा बेगम जा चुकी थी और एक नज़र तो टेबल पर बैठी अलीज़ा की जानिब देखा और फिर इसे गुस्से से घूरती इसकी तरफ गई और ज़ोर से टेबल पर हाथ दे मारा। तुम समझती क्या हो खुद को? क्या सोचा था तुमने कि मैं तुम्हारी खिदमत करूंगी? तुम्हें फल फ्रूट काट काट कर प्लेटों में रख कर दूंगी। सबा नहायत ही बदतमीज़ी से अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली। मुझे तुमसे खिदमतें करवाने का कोई शौक़ नहीं है, समझ आई? और मुझसे ज़रा दूर रहा करो, अपनी लिमिट में रहकर बात किया करो। बदतमीज़ लड़की। अलीज़ा सबा की तरफ देखती सख्त लहजे में बोली और झटके से उठी और किचन से चली गई। दूर तो तुम्हें मैं करूँगी इस हवेली से और इस हवेली के लोगों से और मुकद्दम मीर की ज़िंदगी से तुम्हारा मैं वो हाल करूँगी कि तुम अपनी ज़िंदगी की भीख मांगोगी। सबा इस रास्ते को घूरते हुए बोली जहाँ से अलीज़ा अभी गुजर कर गई थी। गुस्से से हाथ में पड़ी छुरी और प्लेट वहीं पर पटकी और किचन से निकल गई। अलीज़ा कमरे में दाखिल हुई और झटके से अपना दुपट्टा गले से उतारती बेड पर फेंकने के अंदाज में रखा। इसे पता नहीं क्यों सबा अच्छी ही नहीं लगती थी। इस लड़की की आंखों में कुछ अजीब सा महसूस होता था और इससे तो इसे कुछ ख़ास किस्म की तकलीफ़ थी जो बार बार इसके सामने आकर यूँ बदतमीज़ी करती थी। अलीज़ा इसकी बदतमीज़ी पर बहुत गुस्सा आ रहा था और ज़िंदगी में पहली बार था कि इससे अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। अलीज़ा कुछ सोच रही थी। अलीज़ा अभी कुछ सोच ही रही थी कि जब इसे अचानक मुकद्दम का ख्याल आया। इसने फ़ोन उठाकर अपना फ़ोन तलाश करना शुरू किया। फ़ोन इसे ड्रेसिंग टेबल के दराज में से मिला।
फ़ोन निकालकर अलीज़ा ने ऑन किया और मुकद्दिम का नंबर निकाला। फ़ोन लेकर बेड पर बैठ गई। सुबह से हुई गुफ्तगू अब वो भूल चुकी थी। इसके जहन में सिर्फ मुकद्दिम का ख्याल था और यही इसकी ख़ास वजह थी कि अगर इसे कभी गुस्सा आता भी था तो वो ये भूल जाती थी कभी इसने गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने दिया था। वैसे भी मुकद्दिम का ख्याल गुस्से तो क्या हर चीज़ को भुलाने की सलाहियत रखता था। अलीज़ा ने फ़ोन निकालते मुकद्दिम का नंबर मिलाया और इसके नंबर पर कॉल की, मगर नंबर बंद जा रहा था। काफ़ी बार कॉल करने के बाद भी कॉल जब ना हुई तो अलीज़ा ने मुकद्दिम को कुछ मैसेज किए। काफ़ी देर बाद जब मुकद्दिम का कोई रिप्लाई नहीं आया तो अलीज़ा अफसुर्दा हो गई। वो मुकद्दिम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, जो सुबह से पता नहीं कहाँ गायब था। आप भूल गए हैं ना मुझे, इसलिए बता कर भी नहीं गए और मुझे फ़ोन भी नहीं किया और ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही हैं। अलीज़ा उदासी से बोलती उठ खड़ी हुई और अब इसका इरादा नमाज अदा करने का था, क्योंकि बाहर असर की अजान हो रही थी। वहाँ से निकलने के बाद मुकद्दिम काफ़ी गुस्से में था कि इसे समझ ही नहीं आ रही थी कि इसका दुश्मन कहाँ छुप सकता है। और यही नहीं, वो इस पर इसकी फैमिली पर नज़र रखे हुए भी था। मतलब कोई तो है जो हवेली में है। मुकद्दिम ने ये सब सोचते अपना फ़ोन निकाला जो डेड हो चुका था। चलिए सरदार गाड़ी मुकद्दिम के सामने रोकते हुए बोला तो मुकद्दिम अपना फ़ोन चेक करता गाड़ी की फ्रंट सीट पर दरवाज़ा खोलता गाड़ी में बैठ गया। क्या हुआ सर, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा? दाद मुकद्दिम की तरफ देखते हुए बोला, जो अपना फ़ोन चार्ज पर लगा रहा था। हाँ, शायद डेड हो गया, मुकद्दिम दाद की तरफ देखते हुए बोला तो दाद ने हाँ में सर हिलाया। फ़ोन ऑन करते ही मुकद्दिम को अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर बेशुमार अलीज़ा के नाम से आई हुई कॉल्स और मैसेजेस वसूल हुए, जिसे देखते ही वो एकदम परेशान सा हुआ। मतलब वो इतनी कॉल्स और मैसेज इसे क्यों करेगी? सब खैरियत तो होगी, क्योंकि आज से पहले कभी भी इसके फ़ोन पर अलीज़ा की कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आए, लेकिन आज आया था और दिल ही दिल में वो सोचता अलीज़ा के मैसेज पढ़ने लगा। इनबॉक्स खोलते वो जैसे जैसे अलीज़ा के किए गए मैसेज पढ़ रहा था, वैसे वैसे इसके चेहरे के रंग बदलते जा रहे थे और होठों पर दिल फ़रेब मुस्कुराहट ने जगह बनाई थी। अस्सलामु अलैकुम मीर, अभी तक घर नहीं आए? सब खैरियत तो है ना? आपका नंबर भी बंद जा रहा है, आप कुछ बता कर भी नहीं गए। चची जान आपका पूछ रही थी मुझसे, आप कहाँ पर हैं? सब मैसेजेस वक्फे वक्फे पर आए थे। कोई मैसेज 5 मिनट के वक्फे पर था तो कोई 10 मिनट के वक्फे पर था। मैसेजेस को देखते साफ पता चल रहा था कि अलीज़ा इसके इंतज़ार में बैठी थी कि कब मुकद्दिम मैसेज देखे और कब जवाब दे। अलीज़ा के किए गए मैसेजेस देखकर मुकद्दिम फ़ौरन समझ गया था कि वो इसी के लिए ही परेशान हो रही है। मैं कुर्बान, मेरी शहज़ादी मेरे इंतज़ार में बैठी है, बस कुछ देर सारे जवाब अपनी पनाहों में भरकर ही दूंगा। मुकद्दिम दिल ही दिल में अलीज़ा से मुखातिब हुआ। मुकद्दिम का बस ही नहीं चल रहा था कि वो उड़कर अलीज़ा के पास पहुंच जाए। दाद, जल्दी चलाओ गाड़ी, मुकद्दिम ने दाद को हुक्म दिया तो दाद जी सर कहता गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर गया। अलीज़ा नमाज पढ़कर बेड पर बैठी दोबारा फ़ोन चेक कर रही थी, जहां मुकद्दिम का कोई भी जवाब इसे वसूल नहीं हुआ, जबकि मैसेजेस वो पढ़ चुका था। ये देखते ही अलीज़ा को बहुत गुस्सा आया और इसने मैसेजेस भी अलीज़ा को जवाब नहीं दिया। वो गुस्से से खोल हो रही थी जब बाहर मुकद्दिम की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। अलीज़ा का दिल एकदम से धड़का था। इसका दिल चाह रहा था कि वो कहीं छुप जाए। अजीब सा एहसास था, जब वो यहाँ नहीं था इसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और जब वो आ गया था तो इसे छुपने की कोशिश कर रही थी। मुकद्दिम जल्दी से गाड़ी से उतरा और अपना फ़ोन लेता कदम हवेली के अंदर की जानिब बढ़ाए।
हवेली के अंदर दाखिल होकर मुकद्दिम ने देखा तो इसे इर्द गिर्द कोई भी नजर नहीं आया, जबकि मुलाजमों की चहल-पहल तो आम सी बात थी। मुकद्दिम इन सब को इग्नोर करता सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे की जानिब चल दिया। इस वक्त सिर्फ अलीज़ा को देखना चाहता था। बेकरार तो वो पहले ही था, अकेला छोड़ने का तो इसका पहले ही दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन इसके मैसेजेस पढ़ने के बाद तो जैसे इसके सब्र का पैमाना दिलरेज हो गया हो। मुकद्दिम ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने ही अलीज़ा बैठी नज़र आई और अपना रुख मोड़े बैठी, शायद अपने फ़ोन में मसरूफ़ थी। मुकद्दिम के लबों को एकदम मुस्कुराहट ने छुआ। मुकद्दिम मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया। अपने कोट के बटन खोलते अलीज़ा की जानिब बढ़ा। अपना कोट उतारकर साइड पर रखकर मुकद्दिम अलीज़ा के कुछ फासले पर टिक कर बैठ गया और बगौर इसे देखने लगा, जिसने एक बार भी नज़र उठाकर इसकी तरफ नहीं देखा था। मतलब साफ था कि वो इससे नाराज़ है। मुकद्दिम ने गला खनकाकर इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा, लेकिन वो फिर भी इसी तरह बैठी रही और मुकद्दिम की जानिब नहीं देखा। कोई नाराज़ है मुझसे? मुकद्दिम अलीज़ा की जानिब देखते हुए बोला। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? अलीज़ा भी इसी के अंदाज में बोली, जबकि नज़रें अभी भी सिर्फ फ़ोन की तरफ ही थी, जबकि ध्यान सिर्फ सारा अपने शोहर की तरफ था। लगता है कोई शदीद नाराज़ है मुझसे। मुकद्दिम अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। किसी को क्या लगे इसकी बला से, अलीज़ा ने बगौर देखते ही जवाब दिया। हमारी तो बलाएं भी आपकी आशिक है बेगम। मुकद्दिम इसकी कमर में हाथ डालती एकदम से अपनी तरफ खींच चुका था, जबकि अलीज़ा चेहरा फेर गई थी। ये हरकत दोबारा कभी मत करना। मुकद्दिम इसका चेहरा वापस अपनी तरफ संजीदगी से करते हुए बोला तो अलीज़ा ने खुफ्तगी से नज़रें उठाकर मुकद्दिम की तरफ देखा। क्यों नाराज़ है मेरा बच्चा? इसे प्यार भरे लहजे में बोलता इसकी पेशानी को चूम गया। अलीज़ा ने नज़रें उठाकर मुकद्दिम की तरफ इस तरीके से देखा जैसे नज़रों ही नज़रों में कह रही हो कि ये भी मैं बताऊं कि मैं क्यों नाराज़ हूँ। अलीज़ा की नज़रों में मौजूद तहरीर पढ़कर मुकद्दिम मुस्कुराया। यार, एक बहुत ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए एमरजेंसी जाना पड़ा, वरना कोई बेवकूफ़ अपनी 2 दिन की नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर जाएगा। आपने मेरे मैसेजेस का जवाब भी नहीं दिया। अलीज़ा के मुंह से असल बात निकली। फ़ोन डेड हो गया था इसलिए नहीं दे सका, और जब देखा तो तब घर बहुत नज़दीक था। सोचा अपनी बेगम को रूबरू होकर सारे जवाब दूँ। मुकद्दिम इसे अपने और नज़दीक करते बोला तो अलीज़ा घबराई। वो नाराज़गी में इसके काफ़ी करीब आ चुका था। मुझे मिस कर रही थी। मुकद्दिम अपनी नाक इसके सुर्ख पड़े गालों पर रगड़ते हुए बोला। नहीं, अलीज़ा ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में जवाब दिया। तो फिर इतने सारे कॉल और मैसेजेस? मुकद्दिम नज़रें उठाकर इसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, जो फ़ौरन से नज़रें झुका गई। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा सकती हो? मुकद्दिम उंगली से इसकी थोड़ी ऊपर करते इसकी आंखों में झांकता हुआ बोला तो अलीज़ा की पलकें एकदम से लरज़ी। मैं तो कुछ नहीं छुपा रही, अलीज़ा अपना लहजा ज़ब्त करते हुए बोली। तुम छुपा भी नहीं सकती बेगम, क्योंकि तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूँ। मुकद्दिम मुस्कुराता बोल इसके गाल पर शिद्दत से लब रख चुका था। आप फ्रेश हो जाएं। अलीज़ा मुकद्दिम के सीने पर दोनों हाथ रखकर इसे पीछे करने की कोशिश करते हुए बोली। मैं तो तुम्हें देखकर ही फ्रेश हो गया था। अलबत्ता बेगम मेरी बेगम नहीं है और मुझे इन्हें फ्रेश करने के बहुत से तरीके आते हैं। मुकद्दिम इसके लर्ज़ाते होंठों पर नज़र जमाते हुए बोला और अगले ही पल झुककर पूरे इस्तेहाक से प्यारी सी शरारत करके पीछे हटा, जबकि अलीज़ा सर तर पैर सुर्ख हो चुकी थी। चलो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, बाद में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से अभी फ़िलहाल मेरे कपड़े निकालो। मुकद्दिम अलीज़ा की तरफ देखते एक नज़र दबाते हुए बोला, जबकि अलीज़ा ने फ़ौरन आंखें झुकाई और चेहरा सुर्ख अनार बन चुका था, जिसे देखकर मुकद्दिम का दिल बेईमान हो रहा था। बेगम,
क्यों मेरे सामने सरापा हुस्न बनकर बैठी हो? अगर मैंने अपना सब्र खो दिया ना तो आपकी जान मुश्किल में फंस जाएगी। इसलिए ज़रा ये अपने चेहरे के रंगों को कंट्रोल करनी, वरना एकदम से खींचता वो खुद में बीच गया। इसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अलीज़ा को लगा कि इसकी अभी की अभी सांसें बंद हो जाएंगी। आप छोड़िए मुझे, मेरी सांस बंद हो रही है। मुकद्दिम को अपने सीने में से अलीज़ा की गुटी गुटी आवाज़ सुनाई दी तो मुकद्दिम मुस्कुराते हुए इससे अलग हुआ। मैं खाना लेकर आती हूँ, आप फ्रेश हो जाएं। अलीज़ा बुखलाई हुई बोली और बगैर मुकद्दिम की तरफ देखे फ़ौरन कमरे से निकल गई, जबकि मुकद्दिम इसके पीछे से दिलकशी से मुस्कुरा दिया। अलीज़ा खाना लेने किचन में दाखिल हुई तो इफ़रा पहले ही मौजूद थी। इफ़रा को देखते अलीज़ा के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आई और वह चलती हुई ठीक इफ़रा के पीछे खड़ी हो गई। थोड़ा सा इसके कान के करीब सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली, देवरानी साहिबा, देवर जी को अकेला छोड़कर आई हैं क्या? अपने ठीक पीछे से अलीज़ा की आवाज़ सुनते इफ़रा झटके से पीछे मुड़ी तो देखा अलीज़ा मुस्कुराकर मशकूक नज़रों से इसी को देख रही थी। भाभी, आपको कुछ चाहिए? इफ़रा अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाते हुए बोली। हाँ, मैं तो मीर के लिए खाना लेकर आई थी, मगर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? देवर साहब तुम्हारा कमरे में इंतज़ार कर रही हैं। अलीज़ा अभी भी बाज ना आई, जबकि इफ़रा सुर्ख पड़ चुकी थी। भाभी प्लीज़ मुझे शर्मिंदा तो नहीं करें, इफ़रा बेचारगी सी शक्ल बनाते अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली तो इसकी शक्ल देखते अलीज़ा ने बामुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। अच्छा ठीक है, अब रोने मत लग जाना। अलीज़ा इफ़रा की तरफ देखते मुस्कुराते हुए बोली। भाई कब आए भाभी? अलीज़ा की बात को इग्नोर करते इफ़रा ने मुकद्दिम के बारे में पूछा। बस थोड़ी देर पहले और वो फ्रेश हो रही हैं और मैं इनके लिए खाना लेने आई हूँ। अलीज़ा ने इसे तफसील बताई। इफ़रा ने समझने वाले अंदाज में हाँ में सर हिलाया और अब दोनों मिलकर खाना गर्म करने लगी और साथ साथ इनकी गपशप भी चल रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नावल को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।